वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 28। आज हम धातु और अधातु चैप्टर में बची हुई आगे की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो इस वर्कशीट में हम धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। पहले जब धातुएं डाइल्यूट अम्ल या तनु अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं बच्चों? लवण और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलती है और धातु का लवण बनता है। धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देती हैं। यहाँ पर आपको दो मेटल्स के साथ, दो धातुओं के साथ रिएक्शंस दी गई है। पहली है सोडियम धातु। जब सोडियम धातु तनु HCl से क्रिया करती है तो सोडियम क्लोराइड लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब जिंक धातु HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करती है डाइल्यूट HCl से तो जिंक क्लोराइड एक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती। कॉपर ऐसी धातु है जो डाइल्यूट HCl या तनु HCl के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जब कोई धातुएं जो हैं अलग अलग प्रकार से डाइल्यूट HCl से क्रिया करती हैं। जब कोई धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। कौन सा एसिड है ये? नाइट्रिक एसिड। तो जब धातुएं नाइट्रिक एसिड से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HNO3 या नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक होने का क्या मतलब है बच्चों? मतलब ये दूसरे पदार्थों को ऑक्सीडाइज कर देता है या दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है। यह हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है, अर्थात जल हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जोड़ देता है। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड के साथ ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है और खुद क्या होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में अपचयित हो जाता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाता है। किस किस रूप में बन सकते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड? N2O। N2O मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो किसी भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में स्वयं अपचयित हो जाता है। कौन? नाइट्रिक अम्ल। लेकिन मैग्नीशियम Mg और मैग्नीज Mn अति तनु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। कौन सी दो मेटल बच्चों? नंबर 1 Mg और नंबर 2 Mn। Mn मीन्स मैग्नीज और मैग्नीशियम। ये वो दो धातुएं हैं जो डाइल्यूट HCl से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। और यहाँ पर आपको रिएक्शंस दी हुई है। मैग्नीशियम जब HNO3 से क्रिया करती है मैग्नीशियम नाइट्रेट नामक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैग्नीज Mn जब HNO3 से क्रिया करती है मैग्नीज नाइट्रेट बनता है, MgNO3 होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब हम देखेंगे अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। दूसरी धातुओं के लवणों के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं? जब धातुएं दूसरी धातुओं के लवण के साथ क्रिया करती हैं तो पहली धातु के लवण का विलयन बनता है और दूसरी धातु विस्थापित हो जाती है, अर्थात विस्थापन अभिक्रिया होती है। यहाँ पर आयरन जब कॉपर सल्फेट में डाला जाता है या कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है। जब कॉपर AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है, क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील है इसलिए कॉपर Ag को या सिल्वर को विस्थापित कर देता है
कॉपर नाइट्रेट बनाता है, यहाँ 2 लिखा जाएगा बच्चों, और सिल्वर जो है वो विस्थापित हो जाता है। सभी धातुएं समान रूप से क्रियाशील नहीं होती। क्या मतलब हुआ? सभी धातुएं अलग अलग रूप से क्रियाशीलता दिखाती हैं। अगर हम ऑक्सीजन, पानी और अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच करते हैं तो हम पाते हैं कि सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। कुछ धातुएं ज़्यादा क्रियाशील होती हैं और कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर में कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डुबो कर दी गई है, और सेकंड पिक्चर में आपको आयरन सल्फेट के विलयन में कॉपर का वायर या कॉपर का तार डिप किया गया है, डुबोया गया है। पहली जो रिएक्शन है जिसमें आयरन नेल को या लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डाला गया है, इसमें आयरन जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। जबकि दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन नहीं होती। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा धातुओं की क्रियाशीलता के कारण होता है। जो पहली वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें आयरन जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर अलग हो जाता है। जो कील के ऊपर आपको भूरे रंग की परत दिखाई दे रही है वो भूरे रंग का क्या है? कॉपर की परत चढ़ गई है, कॉपर सल्फेट से विस्थापित होने वाला कॉपर। अब हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में जानेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है बच्चों? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसका मतलब है सबसे ऊपर रखी हुई धातु पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, जबकि सबसे नीचे रखी हुई धातु Au यानी गोल्ड सबसे कम क्रियाशील धातु है। इस क्रियाशीलता सीरीज़ को या सक्रियता श्रेणी को आपने पिछली वर्कशीट में एक वाक्य के द्वारा याद किया था। वाक्य क्या था बच्चों? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हो गया है एज, और इसमें आपको एक शब्द और जोड़ना है क्योंकि हो गया है एज आयु यानी AU। मैग्नीशियम से सीसा तक की धातुएं, मैग्नीशियम से सीसा यानी लेड Pb, तो Mg से Pb तक की धातुएं कैसी होती हैं? धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, अर्थात ये क्रियाशील धातुएं हैं। कॉपर से सोने तक की धातुएं, कॉपर से सोने तक कितनी धातुएं होती हैं? 4, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये चारों धातुएं जो हैं सामान्य परिस्थिति में अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, अर्थात ये अक्रिय धातुएं हैं, बहुत कम क्रियाशील हैं। यही कारण है सोने जैसी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती, ना ये ऑक्साइड बनाती हैं और ना दूसरे पदार्थों से क्रिया करती हैं, इसलिए अक्रिय होने के कारण ये संक्षारित नहीं होती, इसमें जंग या रस्ट नहीं लगती और ऑक्साइड भी नहीं बनाती। जबकि जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि धातुएं जो क्रियाशील धातुएं हैं वो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई हैं, इसलिए ये आसानी से ऑक्साइड बना लेती हैं। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। हाइड्रोजन एक अधातु है, उसके बाद भी इसको सक्रियता श्रेणी में स्थान दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है बच्चों? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसे सक्रियता श्रेणी में शामिल किया गया क्योंकि यह धातुओं को सक्रियता की तुलना में सहायक होती है। इसके होने से हम धातुओं की सक्रियता की तुलना आसानी से कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अम्ल की अभिक्रिया
अभिक्रियाशील, यहाँ पर अम्ल नहीं आएगा बच्चों, धातु आएगा। क्रियाशील धातु से क्रिया कराने पर क्या होता है? तो क्रियाशील धातु से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करता है तो क्या होता है बच्चों? धातु का जब ये क्रिया करता है तो यहाँ पे आपको Na से क्रिया करके दिखाई गई थी, लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। HCl से जब ये क्रिया करता है क्या बना देता है? NaCl नाम का लवण बना देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। बी पार्ट क्या है? जिंक की तनु HCl के साथ होने वाली अभिक्रिया लिखिए। तो जिंक यानी Zn और इसकी आप HCl से क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? ZnCl2 जो एक लवण है और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से अभिक्रिया करता है? कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, तो कॉपर सिल्वर से ऊपर आता है इसलिए कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। कॉपर क्या करेगा? कॉपर सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देगा और सिल्वर को विस्थापित करने के बाद कौन सा साल्ट बनेगा, कौन सा लवण बनेगा? कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर जो है विस्थापित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का घोल लोहे के बर्तन में रखा गया था। कुछ दिनों के बाद लोहे के बर्तन में कई छेद पाए गए। हुई प्रतिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो कॉपर सल्फेट का घोल आयरन के बर्तन में रखा गया था। जब कॉपर सल्फेट के घोल को आयरन के बर्तन में रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? आयरन कॉपर से क्रिया कर लेगा क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो कॉपर सल्फेट S प्लस आयरन, तो आयरन क्रिया करके क्या बना देगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा, आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। इस तरह कॉपर आयरन सल्फेट बनने के कारण आयरन क्या हो जाएगा? आयरन संक्षारित हो जाएगा और इसमें छोटे छोटे छेद हो जाएंगे। इसीलिए कुछ दिनों के बाद लोहे के बर्तन में कई छेद पाए गए। यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है। टेबल में आपको क्या दिखाया है? टेबल में आपको दिखाया है 4 साल्ट के या लवण विलयन दिए गए हैं और 4 धातुएं दी गई हैं ABCD। आपको इन धातुओं की इनके अलग अलग धातुओं के लवण के विलयन से क्रिया करा के दिखाई गई है। ए धातु जो है, पहला वाला जो आपका लवण का विलयन है आयरन सल्फेट, तो ए धातु आयरन सल्फेट से कोई अभिक्रिया नहीं करती, जबकि कॉपर सल्फेट से विस्थापन अभिक्रिया करती है। इसका मतलब है कि जो धातु ए है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, आगे कोई रिएक्शन नहीं है। जो बी धातु है वो आयरन सल्फेट से विस्थापन अभिक्रिया करती है, अर्थात बी धातु आयरन से अधिक क्रियाशील है, तभी ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। कुछ धातु सी कोई अभिक्रिया नहीं करती 3 से, मगर सिल्वर नाइट्रेट से विस्थापन अभिक्रिया करती है। इसका मतलब धातु सी सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। धातु डी की किसी भी विलयन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती, अर्थात ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल होगी, जिसके कारण किसी भी साल्ट सॉल्यूशन से या लवण के विलयन से अभिक्रिया नहीं करती। ऊपर दी गई तालिका का प्रयोग करके ABCD के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो बच्चों सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? बी, क्योंकि यह आयरन से भी अधिक क्रियाशील है, आयरन को आयरन सल्फेट से विस्थापित कर देती है। यदि धातु बी को कॉपर सल्फेट में विलयन में डाला जाएगा तो जो धातु आयरन से अधिक क्रियाशील है वो कॉपर से भी अधिक क्रियाशील होगी। जब कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाएगा
तो ये कॉपर को विस्थापित कर देगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्रियाशीलता के क्रम में धातु ABCD को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में बताइए, व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे अधिक क्रियाशील को हम सबसे पहले रखेंगे क्योंकि हमें घटता क्रम लगाना है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? B। उससे कम कौन सी है? A। इससे कम कौन सी है? जिसने सिल्वर को डिस्प्लेस किया था, यह है आपकी C। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव या सबसे कम रिएक्टिव D। तो आपको B, A, C और D, B सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और D सबसे कम रिएक्टिव है, इस प्रकार अरेंज करना है या डिक्रीजिंग या घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।